नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। हम कक्षा 8 में पाठ देखेंगे हिंदी में सवाल बाल मन के जवाब कलाम के। यानी छोटे छोटे बच्चे अब्दुल कलाम को सवाल पूछते हैं और उस सवाल का जवाब अब्दुल कलाम कैसे देते हैं, यहाँ पर बताया है। एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति पद पर थे तब उन्होंने बच्चे को जो भी सवाल बालकों के मन में थे वो सारे सवाल का जवाब उन्होंने दिया। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तरी शैली में अब्दुल कलाम ने ये पाठ यहाँ पर रखा है। सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। तो अब्दुल कलाम का पूरा नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम है अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, तो ये है उनका पूरा नाम। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिसके नाम से ही पता चलता है कि वो एक मुसलमान थे और जब राष्ट्रपति शासन पर थे वो, तब उन्होंने बच्चों की जिज्ञासा के जो प्रश्न थे, छोटे छोटे बच्चे, तो उन बच्चों के प्रश्नों का उन्होंने तुरंत उत्तर दिया है। तो यहाँ पर कई सारे प्रश्न रखे गए हैं और उस प्रश्नों का जवाब अब्दुल कलाम देते हैं। ये बात प्रश्नोत्तरी शैली में यहाँ पाठ रखा गया है। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो राष्ट्रपति और वैज्ञानिक, सबसे पहले यहाँ पर कोई राष्ट्रपति वैज्ञानिक प्रथम हुआ हो, वैज्ञानिक और राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुआ हो, तो वो थे डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम पाठ के आधार पर हमें यहाँ पर निबंध भी लिखना है कि मेरा प्रिय वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम, बराबर। तो पाठ के आधार पर हम निबंध भी लिखेंगे कि अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ, उसका पूरा नाम क्या था, माता पिता भाई बहन क्या क्या उन्होंने सिद्धि हासिल की, उसके आधार पर आपको निबंध भी लिखना है। अब हम जाते हैं पाठ की ओर। तो पाठ है 8वीं कक्षा का सवाल बाल मन के जवाब कलाम के। प्रश्नोत्तरी शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम है। उन्होंने बच्चों की जिज्ञासा को तुरंत उन्होंने जवाब दिए। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब वह डॉक्टर अब्दुल कलाम राष्ट्रपति शासन पर आसीन थे। जब वो राष्ट्रपति शासन पर विराजमान थे तब उन्होंने ये जो प्रश्नों के जवाब थे वो दिए थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहते थे। तो बच्चों की जिज्ञासा, छोटे बच्चे हैं, बच्चों में कई सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, कई सारे ऐसे सवाल होते हैं। कई बार तो हम उन सवालों का जवाब देने में भी सक्षम नहीं होते, तो उस बच्चों की जिज्ञासा का उन्होंने तुरंत उत्तर दिया है। कैसे उत्तर दिया, ये पाठ यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर सदैव यानी हमेशा, सदैव यानी हमेशा। तो बच्चों की जिज्ञासा का उत्तर डॉक्टर विक्रम साराभाई बच्चों की जो भी जिज्ञासा है उनका सदैव उत्तर देते थे, यानी तत्पर रहते थे। हमेशा वो
कोई भी बच्चे के मन में जो भी जिज्ञासा है उस जिज्ञासा की वो पूर्ति करते थे। यहाँ पर डॉक्टर विक्रम साराभाई जो यहाँ पर बताए गए हैं, ये है डॉक्टर विक्रम साराभाई और ये सारे बच्चे हैं। उन बच्चों के मन में कई सारे सवाल हैं, वो सवाल डॉक्टर विक्रम साराभाई को करते हैं और उस बच्चों की जिज्ञासा का डॉक्टर विक्रम साराभाई तुरंत उत्तर देते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर विक्रम साराभाई जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई के उसके जो दोस्त थे वो हमेशा क्या कहते थे, माकड़ू कहते थे। माकड़ू यानी उनका चेहरा ऐसा है इसीलिए माकड़ू कहकर चिढ़ाते थे। अब हम प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न करता है, यानी पहला छोटा बच्चा है, आर अरविंद कक्षा 3 सेंट मेडल स्कूल चेन्नई से प्रश्न किया है। तो यहाँ पर तीसरी कक्षा का जो बच्चा है, तीसरी कक्षा का जो छोटा बच्चा है मेडल स्कूल चेन्नई से उन्होंने प्रश्न किया है, चेन्नई का बच्चा है और उन्होंने प्रश्न किया है कि क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन में उसके बचपन की कोई यादगार घटना हो तो हमें सुनाइए, हमें बताइए। बच्चे ने प्रश्न किया कि डॉक्टर विक्रम साराभाई को उन्होंने प्रश्न किया कि आपके जीवन में कोई ऐसी यादगार घटना है जो हमें आप बता सकते हैं। तो डॉक्टर कलाम ने उन बच्चे की जिज्ञासा का यहाँ पर उत्तर दिया। तो कलाम ने उन बच्चे के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि वो जब 5वीं कक्षा में थे, कौन सी कक्षा में, 5वीं कक्षा में, जब 5वीं कक्षा में थे तब डॉक्टर विक्रम साराभाई के गुरु का नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर। शिव सुब्रमण्यम अय्यर। तो यहाँ पर भी आपको ये प्रश्न याद रखना है, बराबर। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के गुरु का नाम क्या था। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के गुरु का नाम शिव सुब्रमण्यम अय्यर। तो उनके गुरु का नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर। और भी अलग तरीके से ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई के गुरु शिव सुब्रमण्यम अय्यर कौन थे। तो 5वीं कक्षा के गुरु। एक दिन डॉक्टर विक्रम साराभाई के जो गुरु थे वो गुरु एक दिन कक्षा में यह बात बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के गुरु यह बात बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता। तो यहाँ पर डॉक्टर विक्रम साराभाई के जो गुरु थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, एक दिन वो पढ़ा रहे थे और विज्ञान पढ़ा रहे थे। तब वे हमें यह बता रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ता है। बच्चों को ये बता रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ता है। हम कहते हैं कि पंखों से उड़ता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर उसका जीवंत दृष्टांत दिया। तो यहाँ पर गुरु शिव सुब्रमण्यम अय्यर क्लास के सभी बच्चे थे, उस बच्चे को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और रामेश्वरम के समुद्र तट पर लेकर उन्होंने पक्षियों का जीवंत दृष्टांत दिया। आकाश में उड़ते हुए पंछी को बताया और बताया कि पंछी कैसे उड़ते हैं, बराबर। यह जो घटना थी वो घटना डॉक्टर कलाम की यादगार घटना थी। डॉक्टर कलाम की यादगार घटना थी बचपन की वो, और वो घटना डॉक्टर कलाम के मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई और हमेशा के लिए ये यादगार घटना ऐसी स्थापित हो चुकी जो कभी नहीं निकल पाएगी। और पक्षी कैसे उड़ते हैं, ये यादगार घटना उनके मन में, उनके मस्तिष्क में बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। तो डॉक्टर कलाम ने बताया कि
मुझे विज्ञान पढ़ने की, वैज्ञानिक बनने की जो प्रेरणा मिली तो उसके पीछे मेरे गुरु शिव सुब्रमण्यम अय्यर का ही हाथ है। तो ये बात उन्होंने यहाँ पर बताई। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ प्रश्न है कि अब्दुल कलाम के गुरु का नाम क्या था? तो अब्दुल कलाम के गुरु का नाम क्या था? शिव सुब्रमण्यम अय्यर। अब्दुल कलाम ने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? तो ये सारी घटना आपको लिखनी है, बराबर। तो कैसे उन्होंने पक्षी उड़ते हैं, कहाँ ले गए, वो सारी यादगार घटना उन्होंने बताई, वो आपको लिखनी है। अब अगला प्रश्न है, सरयू मकर कक्षा 5 वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर। तो दूसरा प्रश्न किया है, सरयू मकर 5वीं कक्षा का बच्चा जो वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला में नागपुर में क्या करता है? पढ़ाई करता है। और उन बच्चे ने एक प्रश्न किया डॉक्टर कलाम को, और डॉक्टर कलाम को प्रश्न किया कि बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। एक अच्छा सवाल है, और उस सवाल का अब्दुल कलाम ने जवाब दिया कि बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। ये बच्चे का सवाल है। यानी हम जब छोटे होते हैं तो हमें कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा, गुजराती भाषा, हिंदी भाषा। तो कौन सी भाषा का हमें इस्तेमाल करना चाहिए? हम तो बड़े होकर पढ़ लेते हैं, लेकिन छोटा बच्चा हम जो सिखाते हैं वही सीखता है। तो बचपन में कौन सी भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, ये बात यहाँ पर डॉक्टर कलाम को एक बच्चे ने सवाल किया। उसका जवाब देते हुए डॉक्टर कलाम ने कहा कि मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही पूरी की। तो डॉक्टर कलाम ने बताया कि मैं जब छोटा था तब मैंने माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई, माध्यमिक 8, 9, 10 यानी माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की। मातृभाषा यानी माँ जो भाषा सिखाती है वो, मातृभाषा यानी अपने प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है वो। तो अपनी मातृभाषा में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। कॉलेज और उससे आगे की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। जब मैं कॉलेज में पहुंचा, डॉक्टर कलाम ने कहा कि जब मैं कॉलेज में पहुंचा तब आगे की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में मैंने की। तो आगे की पढ़ाई के लिए मैंने अंग्रेजी माध्यम को चुना और अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में मैंने ये पढ़ाई की। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। तो उन्होंने ये बात बताई कि हम अगर कॉलेज में हो तो कॉलेज में भी हमें मातृभाषा का चुनाव करना चाहिए। चुनाव का मतलब है चुनाव यानी पसंदगी। चुनाव मतलब अथवा चूंटनी। चुनाव मतलब चूंटनी, पसंदगी। हमें मातृभाषा में ही पसंदगी करनी चाहिए। तो कॉलेज और आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा में की, अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया। और फिर उन्होंने ये बात बताई है कि मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। अब्दुल कलाम ने कहा, अब्दुल कलाम की राय है कि जब हम कॉलेज में आते हैं तो कॉलेज में भी हमें मातृभाषा का ही चुनाव करना चाहिए, मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। क्योंकि जो भी युवान है, जो भी बच्चा है, जो भी व्यक्ति है, वो हमेशा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है और उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। मातृभाषा में सोचता है और मातृभाषा में ही अपनी बात बता सकता है। अच्छी तरह से वो अपनी बात दूसरे से कह सकता है। इसीलिए अब्दुल कलाम का मानना है कि हमें माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई मातृभाषा में करनी चाहिए। अगर कॉलेज की पढ़ाई हो
तो कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया, लेकिन माध्यमिक तक की पढ़ाई हमें मातृभाषा में करनी चाहिए, ये बात बताई। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। और फिर उन्होंने ये भी राय नहीं की राय यानी सुझाव। तो उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि वैश्विक स्तर से संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी भाषा की नितांत आवश्यकता है। वैश्विक स्तर यानी विश्व के स्तर में, विश्व के लेवल में हमें अंग्रेजी भाषा को महत्व देना चाहिए। तो हमें विश्व के स्तर में अगर सोचा जाए तो हमें अंग्रेजी भाषा को महत्व देना चाहिए, ये बात उन्होंने बताई। तो माध्यमिक की शिक्षा गुजराती माध्यम से और फिर आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने अंग्रेजी माध्यम को महत्व दिया है। विश्व के स्तर में हम अंग्रेजी भाषा का हमें आवश्यकता रहती है, यानी दूसरे देशों में जाने के लिए, दूसरे देशों में बातचीत करने के लिए हमें इंग्लिश भाषा का महत्व उन्होंने दिया है। और फिर अगर इंग्लिश भाषा ना आती हो तो हिंदी भाषा एक राष्ट्रभाषा है, और राष्ट्र यानी राष्ट्र के कोई भी कोने में जाकर आप हिंदी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दुकान में गए तो दुकान में कुछ चाहिए, वहाँ के लोगों की भाषा, दुकानदार की भाषा हमारी जो भाषा है वो नहीं है, तो हम जो भाषा बोलेंगे वो दुकानदार को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए वहाँ जाकर आप अंग्रेजी ना आती हो तो हिंदी में बात बता दें तो वो समझ सकता है, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। बराबर। आप टीवी में भी देखते हैं, जो भी सीरियल है वो सब सीरियल क्या है, हिंदी में आती है, गुजराती में आते हैं। गुजराती में कम लोग समझते हैं, लेकिन हिंदी ऐसी भाषा है जो राष्ट्र के कोई भी कोने में जाकर आप उस भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर ये जो पाठ है उस पाठ में कई सारी बातें बताई हैं। अब अगला प्रश्न है अर्श पटेल कक्षा 5 चंदूलाल विद्या मंदिर मुंबई से। अर्श पटेल कक्षा 5वीं का बच्चा है और उन्होंने मुंबई से सवाल किया है चंदूलाल विद्या मंदिर से। उन्होंने ये सवाल किया है कि यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए। एक अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल बताया है। बच्चे कहते हैं कि हम भी आपकी तरह बनना चाहते हैं महान, तो महान बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर कलाम ने एक अच्छी बात बताई कि महान बनने के लिए आप क्या करेंगे। जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपके जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए, यानी आप युवावस्था में ही अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लें कि आपको किस तरफ पर आगे जाना है। हमेशा बड़ा सोचो, हमेशा क्या करो, कुछ अच्छा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, जैसे ही आपको ये अनुभूति हो कि आखिर में आप क्या बनना चाहते हैं, तभी से उस दिशा में क्या करो, प्रयास करो और श्रम प्रारंभ करो। यानी आप युवावस्था में कदम रखो, तभी से आपको आपका लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए कि आपको किस लाइन में जाना है, किस तरफ आगे बढ़ना है, और उसके लिए आप उस दिशा में प्रयत्न करें, श्रम करें, मेहनत करें। यानी कहने का मतलब यह है कि जी तोड़ मेहनत करें। जी तोड़ मेहनत करना, यहाँ पर मुहावरा है, जी तोड़ मेहनत करना यानी कड़ी मेहनत करना। तो आप जी तोड़ मेहनत करें। जो आप आगे बढ़ेंगे आपका सामना कई सारी बाधाएं आएगी, कई सारी कठिनाइयाँ होगी। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब कई सारी कठिनाइयाँ आएगी, कई सारी बाधाएं आएगी, और उस कठिनाइयों का आपको क्या करना है, सामना करना है। जो कठिनाइयों से डटकर मुकाबला करता है वो हमेशा आगे बढ़ता है, और जो हमेशा अपने नसीब पर बैठा रहता है वो हमेशा ऐसे ही जीता है। मानो कि आप समुद्र के तट पर हैं, आपको मोती चाहिए, तो आप अपने जीवन का डर रखे बिना
समुद्र में से मोती ला सकते हैं। लेकिन जो लोग डूबने का भय रखते हैं वो हमेशा हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, और जो लोग समुद्र में गए हैं उसका इंतज़ार करते हैं कि वो डूब गए, मर गए। इस तरह जब वो मोती लाकर वापस आते हैं तो वो लोग खुश हो जाते हैं, और लेकिन जो मेहनत नहीं करते वो हमेशा पीछे रहते हैं। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा, दृढ़ साहस होना चाहिए। समस्याओं को पराजित करने की महारत हासिल करनी होगी। जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं को हासिल करने में, समस्याओं का समाधान करने में आपको महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। तब आप क्या करोगे? तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करें। तो पहले आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपको ज्ञान प्राप्त करना है। जहाँ से ज्ञान मिले वहीं से ज्ञान ले लेना चाहिए। इसी तरह आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और हमेशा ज्ञान अर्जित करते रहेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, हम यहाँ तक पाठ पढ़ते हैं। अगला पाठ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए ये जो पाठ है आधा वो पूरा करना है, और ये जो प्रश्न जितना पाठ पढ़ा है उसमें जितने प्रश्न आते हैं उस प्रश्नों को क्या करना है, आपको उस प्रश्न का जवाब ढूंढना है। प्रश्न जवाब नोट में लिखने हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए